जय हिंद, जय भवानी। मैं नेत्रपाल भिवानी राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के इस प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट का ये प्लेटफार्म आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जानकारियां लेके आता है जो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जागृति का काम करती है। इसी बीच में राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के मेंटर और ऑब्जर्वर कमेटी के सदस्य हमारे आदरणीय ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरवी साहब हमारे बीच में हैं। ये पूरी तरह से अपने आप को समाज के प्रति डेडिकेटेड हैं। जैसे कि आपको पता है, इन्होंने एनडी एक्सपर्ट के नाते हमारे ऑब्जर्वर की कमेटी के सदस्य के तौर पे इन्होंने अपना परिचय दिया था पहले भी। तो मैं आज इसी उद्देश्य को लेकर के आया उनको एनडीए के अंदर किस तरह से सिलेक्शन होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्हीं सब जानकारी के लिए मैं आज हमारे बीच के आदरणीय आरवी सिंह साहब को लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफार्म से आप सभी आदरणीय आरवी सिंह साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, और जितने बच्चे और दर्शक हैं सभी ध्यान से इसको देखें और उनको पता चलेगा कि एनडीए में किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो आगे चल करके किस तरह से देश की सेवा करते हैं। तो आरवी सिंह साहब, आपका स्वागत इस प्लेटफार्म पे। थैंक यू, धन्यवाद मित्र साहब। सबसे पहले तो मैं मित्र जी आपका राष्ट्रीय सम्मान मंच के अध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। और जो सेवा आप निस्वार्थ भाव से लोगों में जागरूकता पैदा करने की, बच्चों में संस्कार देने की और किसी भी एक अच्छे काम के लिए उनको मान सम्मान देने की, घर पे जा करके उनको एक इज्जत देने की, ऐसे कार्य निस्वार्थ भाव से जो आप करें, हमारी इच्छाएं आपके साथ हैं और हम ये कामना करते हैं कि आप अपने इस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। आप अपने उसमें लगे रहिए, भले ही छोटे कदम से स्टार्ट हो, भले ही थोड़े लोगों का साथ हो शुरू में, लेकिन कामयाबी मिलेगी। उद्देश्य अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। साथियों, हमारे आदरणीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरवी सिंह साहब जो कि हमारे बीच में हैं, ये आपको बताना चाहेंगे और हम भी इनसे पूछना चाहेंगे किस तरह से हम अभी इस प्लेटफार्म के द्वारा एनडीए में कैसे सिलेक्शन होता है, उसी प्रोसेस के बारे में पूछना चाहेंगे। साहब, यदि मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो एक नया बच्चा एनडीए की शुरुआत कैसे करे और कैसे सिलेक्शन होता है इनका? देखिए, वैसे तो एक लंबा इसका प्रोसीजर है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि एनडीए की अगर तैयारी करनी है, आप एनडीए के लिए अगर बच्चा वो है तो उसको अपना टारगेट पहले से फिक्स कर लेना चाहिए। 10th क्लास 9th क्लास में उसको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे आगे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और 11th के बाद में उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। 12th के अंदर जब अपीयरिंग कैंडिडेट है तो ही गेट्स इट फर्स्ट चांस इन सितंबर, तो उसका पहला चांस होता है अपीयरिंग का होता है। एज जो उसकी प्रिस्क्राइब रहती है वो 16.5 से 19.5 रहती है, लेकिन वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स के, तो 1 साल का पीरियड लग जाता है, लगभग 17.5 साल से एज रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीछे में तो गो फॉर एयरफोर्स, नेवल अकेडमी, एक आर्मी के लिए जाएगा, नेवी के लिए जाएगा। साथियों, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं और जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा अब वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो हमारे मेंटर आज इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं बच्चे के लिए, परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं साहब यदि पूछना चाहूँ, यदि बच्चा, जैसे आपने बताया 12th अपीयरिंग कर सकता है, यदि किसी कारणवश बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाता है, तो आप एक प्लानिंग कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अभी किस तरह से हम इस एग्जाम को क्रैक करें? तो आप रिटन एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं? देखिए, रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी अकेडमी, बहुत सारे स्कूल वो बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं, उसको बोलते हैं कि हम कराएंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो बच्चा 11th क्लास से सीरियस है, जब नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी का नोटिफिकेशन चल रहा है, आज 20 जून है और लास्ट डेट है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन कम्प्लीटली, यू शुड रीड इट। वो करने के बाद में देन यू शुड चेक द एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबिलिटी चेक है, उसके बाद उसका एजुकेशन सब्जेक्ट्स ठीक है, एज में फॉल हो रहे हैं, उसके बाद में देन यू शुड मेक आउट ए चार्ट। उस चार्ट के अंदर यू शुड राइट डाउन ऑल द एलिजिबिलिटीज। लेफ्ट साइड में 1/4 ऑफ द चार्ट ही राइट, उसके अंदर एज लिखे, क्वालिफिकेशन लिखे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स लिखे, सब सब्जेक्ट्स लिखे। नॉर्मली बच्चे का फॉर्म्स कोई और भर देते हैं और बच्चे को खुद भी पता रहता है कि इसमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है।
वो 12th क्लास सोच करके या ये सोच करके कि मेरी तो एलिजिबिलिटी है, मैं फॉर्म्स तो भर ही सकता हूँ, भर देता है। बट उसको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, ई शुड नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली अबाउट मेडिकल्स। अप टू 160 उसकी सेंटीमीटर्स उसकी हाइट, एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर एयरफोर्स अकेडमी और एयरफोर्स एज फर्स्ट चॉइस, ऑब्वियसली 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये उसको देखना पे, अगर पीसीएम उसके पास में नहीं है बट इज गिव अगेन द एयरफोर्स चॉइस, देन इज टू गो फॉर आर्मी। तो फर्स्ट चॉइस का इंपॉर्टेंस होता है, तो उसको सब्जेक्ट वाइज पता रहना चाहिए। चार्ट बनाने के बाद में उसने चार्ट बना दिया है, एलिजिबिलिटी चेक कर ली है। आप किसी भी देखिए लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको ग्रीन टिक मिलेंगे, सो दैट गिव्स पॉजिटिविटी। एंड जितनी एलिजिबिलिटी का आपने चार्ट बनाया जिसमें आप उस पर टिक लगाते रहेंगे, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल मोटिवेट टू योरसेल्फ। अब वो सिलेबस आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया है, उसके राइट साइड के अंदर में आप लिखेंगे कि हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। मैथ का कितना हो गया, इंग्लिश का इतना हो गया है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ, तो ये बायो है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, देन करंट अफेयर्स एंड जीके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर फिर वो डेली जितना पढ़ता रहेगा, टिक करता रहेगा कि हाँ ये मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर है, मुझे इन सब्जेक्ट्स के अंदर आगे मेहनत करनी है। तो ये एक पैटर्न है। दूसरा ये है कि हैज टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, लाइक 5 years के, मिनिमम 5 years का, अगर टू टेक टू 10 years, उनके अंदर इस चेक की किस पैटर्न का पेपर आया है। पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जिस पैटर्न में पेपर आता है उसी पैटर्न के अंदर इसको पढ़ना। तो क्या ये सारे पैटर्न एक ही सिस्टम के आते हैं? ये लगभग इसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर था इंग्लिश के अंदर, और जो 2025 का है उसके अंदर काफी सारी चेंजेस है। नाउ 2025 का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके अंदर मोर इम्पोर्टेंस द कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंशन का ज्यादा दिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने पिछले उसमें नहीं, नाउ दे हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चंस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैथ का इसका एक अलग ये विषय बताते हैं कि जब तक मैथ में क्लियर नहीं होता है, तो मैं छोटे बच्चों को बताना चाहूँगा जो अपेयरिंग 12th है या जिनने जस्ट 12th पास है, उन सभी को बताना चाहूँगा इस वीडियो को आप देखते रहें और समझते रहें किस तरह से हमने रिटन एग्जाम क्रैक करना, उसी के बारे में हमारे आदरणीय आरबी सिंह आपको बता रहे हैं। और उसके अलावा भी यदि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं इसके बाद में वीडियो में आपको एक मोबाइल नंबर दे दूंगा जिसके द्वारा आप अपनी क्वारी को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, और हम राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के हर प्लेटफार्म पे आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा साहब, यदि किसी कारणवश बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं और रिटन एग्जाम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में कौन कौन से प्रोसेस है? थोड़ा सा रिटन एग्जाम्स का रिटन एग्जाम्स के लिए मेनली 2 पेपर्स रहते हैं। मैथ का एक रहता है 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर। एक जीएटी का होता है, इंग्लिश का मेन होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर्स का होता है। बाकी 50 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के होते हैं, बाकी पेपर्स में जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके रहते हैं, जैसे मैंने बताया। मैथ वाले के अंदर भी आप जब प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखेंगे, आप उसका पैटर्न देखेंगे, तो विल फाइंड कि कुछ सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से हर साल 10 से 12, 10 से 12, 8 से 10, 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, इस तरह के 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। वो वाले 5 से भी अगर करने बहुत जरूरी है, पहले वो कर लें। इंग्लिश के अंदर आते हैं तो इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश का तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कहीं वो भी। तो वेकअप, आपका वेकअप वेरी वेरी गुड। रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग न्यूज़पेपर्स के हैबिट जरूर डालिए, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और याद रखिए कि जो 600 मार्क्स का जो जेट का जो पेपर है, गेट का जो पेपर है, उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, सो 1.33 मार्किंग है। इसलिए याद रखिए कि उसको उतना ही पेपर कीजिए जितना आपको श्योर हो। मैथ के अंदर नेगेटिव कम है, तो वो एक हो रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपने जिस तरह से नॉर्मली एक रिटन एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखा, उसमें आपको बताया कि भाई हम ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो इस सब चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से और डिफाइन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे जो नए बच्चे हैं
उससे कुछ सीखें इस वीडियो से, और इनकी कोई भी क्वारी होती है तो हम उनको नोट करेंगे, और आप यदि जब भी आपको ये वीडियो मिले तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साहब, जैसे आपने बताया रिटन एग्जाम के बारे में, उसके बाद में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? देखिए, रिटन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि कट ऑफ होती है। सपोज एवरेज जो कट ऑफ जाती है तो 308, 10, 12 के आसपास जाते हैं। कई बार 340 हुआ तो पेपर्स की कट ऑफ आती है। जो लास्ट जो मिनिमम कट ऑफ आती है 270 मार्क्स, 270, बट वो रेयरली था। सो अप्रोक्सीमेटली 300 से अबव रहती है, एंड 350 तो मिनिमम स्कोर चाहिए अगर एक अच्छा आगे करना है। बट आपको SSB के करने के बाद में कंडीशन होने में सोर्स सिलेक्शन चाहिए, तो देन योर स्कोर हैज़ टू बी मोर देन 400 एंड योर टारगेट शुड बी 450 फॉर मेन और बॉयज, एंड फॉर गर्ल्स इट शुड बी अराउंड 500 वुमेन की वैकेंसी कम है। मैं यहाँ पे एक नोट करना चाहूँगा, जो हमारी बच्चियाँ बिटियाँ जो देख रही हैं इस वीडियो को, उनको बहुत ही क्वेश्चन होना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सीट बहुत कम है और इंडिया में उनके लिए बहुत ही टफ है एक NDA को क्रैक करना। जैसे कि सर ने बताया, मिनिमम 500 का स्कोर आपको करना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी बेटी हमारी इस वीडियो को देख रही हैं वो इस मेथड को समझे, अब उनका कैसे श्योर सिलेक्शन हो सकता है उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चियों के लिए क्या कुछ अलग से आप टिप्स देंगे? एक्चुअली क्या है कि बच्चों का जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो कम है, जैसे अभी टोटल 208 वैकेंसी उन्होंने आर्मी में निकाली है, उसमें से 10 to 15 वैकेंसी एयरफोर्स की जो टोटल फ्लाइंग के अंदर कुछ फ्लाइंग की जो यूनिट है टेक्निकल की जो है वो है 46 के आसपास। तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज का मनुष्य लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो मैंने बोला कि जैसे टफ नहीं है, एकदम से टफ है, बट एक ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड टारगेट अगर 500 का रखेंगे तो एटलीस्ट दे पास बिटवीन 450 430 के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने अगर बॉयज़ अगर अपना टारगेट 420 400 रखते हैं तो एटलीस्ट दे विल स्कोर अराउंड 380 400, तो दैट इज रीजनेबल आपकी रिकमेंडेशन होने के बाद। ये एक रिटन एग्जाम का मोटा मोटा पैटर्न है। साथियों, आपने सुना बच्चों कि रिटन एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। ये एक साल की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने डिस्क्लोज की है, और मैं चाहता हूँ कि यदि आप इनका एक्सपीरियंस का ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण करना चाहेंगे, फॉलो करना चाहेंगे, तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। हम चलते हैं हिसाब से इसका दूसरा जो हिस्सा है उसकी तरफ। रिटन एग्जाम पास होने के बाद में आगे क्या प्रोसेस है? देखिए, रिटन एग्जाम होने के बाद में एक तो रिटन एग्जाम की जो कटअप होती है, उसके बाद में अब देखिए लास्ट वाले में अराउंड 5 लाख कैंडिडेट्स का फॉर्म भरा था। 5 लाख में अराउंड 3 लाख के आसपास अपीयर्स हुए थे, उसमें 75,000 के आसपास कंप्लीट किया था। एंड 5 to 7,000 देव कॉल पर SSB डिफरेंट SSB आर्मी नेवी नेवल अकेडमी। अब उसमें जब आप SSB के अंदर अपीयर होते हैं तो SSB इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अकेडमीज, लेकिन आपके अकेडमीज का बढ़िया स्कोर विल श्योरली कंट्रीब्यूट फॉर द मेरिट। अभी NDA में रिकमेंडेशन होने के बाद में NDA के उसके बाद में फिर प्रोसेसिंग है SSB के लिए आप अपीयर होते हो। फेज 1 के लिए, फेज 1 के अंदर OIR में अपीयर हो गए, सो PPD में अपीयर हो गए। OIR के अंदर रीजनिंग है, रीजनेबल रीजनिंग्स है, वर्बल नॉन वर्बल है, उसका PPD का एक पार्ट है। देन इफ दे क्लियर दैट देन दे गो टू फेज 2 SSB। उसके अंदर आपका एक दिन साइड टेस्ट होगा, एक दिन वीडियो होगा, एक दिन या एक दिन वीडियो होगा, एक दिन आपका इंटरव्यू होगा, लास्ट एक कॉन्फ्रेंस होगा। तो इन केस अगर कॉन्फ्रेंस में भी रिफंड हो जाता है, कॉन्फ्रेंस के टोटल मार्क्स अगर टोटल रिटर्न मार्क्स वो आपके फाइनल मैच में काउंट होते हैं। तो इसलिए जितना रिटर्न एग्जाम्स में ज़्यादा होंगे उतना ही दोनों आगे भी अच्छा है। तो मैं तो बताना चाहूँगा, जैसे कि गुरुजी ने बताया है, रिटन एग्जाम भी मस्ट है, उसके साथ में SSB भी मस्ट है। SSB अच्छा स्कोर करते हैं और रिटन में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका श्योर है अगले प्रोसेस जो है इसका तीसरा हिस्सा है उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह इसका आगे का क्या हिस्सा रहेगा। सपोज रिटन भी पास कर लिया, SSB भी पास कर लिया, उसके बाद में क्या प्रोसेस है? उसके बाद क्या देखो, टेक्निकल रिटन वाला एग्जाम का जो स्कोर है वो अपने आप है ना, वी कैन स्कोर इट मैक्सिमम बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क प्लान। SSB का हमारे हाथ में नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस।
इसके बाद में ये तो बहुत होगा मेडिकल। अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए है तो मेडिकल इज बेटर। बाकी जो अगर चॉइस है एयरफोर्स का तो जैसे गो फॉर फ्लाइंग ओनली, लेकिन उसकी जो सेकंड चॉइस आर्मी है, नेवी या जो भी है, उसके बाद में तो बहुत होगा मेडिकल। उसको मेडिकल अपना पास करना पड़ेगा। और मेडिकल का एक अलग स्टैंडर्ड्स है, तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अपियर हो रहे हैं दे मस्ट गो थ्रू दैट मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। और मैं एक एडवाइस और करूँगा कि आप अगर इतने एग्जाम्स आपने पास कर दें, अगर एक्सपेक्टिंग कि आप कट ऑफ में जाओगे, SSB के लिए जाओगे, तो मेरी एक सलाह है कि आप अपना मोटा मोटा मेडिसिन करवा लें। मैं यहाँ पर गुरु जी से निवेदन करूँगा कि सभी बच्चे ध्यान से सुने। यदि जिसका रिटर्न क्लियर हो जाता है, जो SSB लगता है कि मैं पास कर जाऊँगा, तो उन्होंने उनके लिए एक सामने बताया है कि आप अपना मोटा मोटा मेडिकल मीन्स का आप अपना एक बार मेडिकल जरूर कराइए, ताकि आपको आगे अचानक से कोई प्रॉब्लम न हो। जी गुरु जी। और मेडिकल के बाद में फिर मेडिकल फिटनेस लेते हैं। मेडिकल का एक बड़ा प्रोसेस चलता रहता है, डिपेंड करता है कितने सारे कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए किस ब्रांच के अंदर, उसके चॉइसेस क्या है और उसका जो स्ट्रीम है वो क्या है। उसके बाद फिर मेरिट बनती है। मेरिट ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें जो वैकेंसी वुमेन की है, मेन को मिलेंगी, वुमेन्स की जितनी कैटेगरीज के अंदर है उनको मिलेंगी। तो वो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर SSB रिकमेंड हो गए हैं, आप जो है ना एनडीए का रिटन एग्जाम्स के बाद ये फिर होंगे कि आपका मेरिट नहीं आ जाए। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम रहे हैं, या तो इसमें कम रहे या आपके रिटन में जस्ट आपका ट्रेन में रिटन वाला आपको पता लग जाता है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कीजिए और रिटन वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैक्सिमम टाइम दीजिए। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लाइए। आप एक दिन की रूटीन बनाइए। रूटीन बनाने के बाद में आप सब्जेक्ट वाइज देखिए कितने आपके लिए इजी हैं, कितने आर्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको आर्ट्स लगते हैं उसमें टिप्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, शॉर्टकट्स क्या हैं। और उसके बाद में आप गाइडेंस लीजिए टीचर से, गाइडेंस लीजिए बुक से, गाइडेंस लीजिए और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आज के टाइम में। बट इन एनी केस आप फोकस रहिए, ये सबसे ज़रूरी। मैं छोटे बच्चों को जो +2 में अपियरिंग है, जिन्होंने फार्म भरा है, जो सितंबर के लिए एलिजिबल हैं, उनसे अनुरोध भी करूंगा, सलाह भी दूंगा, सुझाव भी है मेरा। वो सभी इस बात को जरूर ध्यान से देखें, स्ट्रेटेजी प्लान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जिस तरह से हमारे मेंटर आदरणीय RB सिंह साहब ने बताया है कि इसको किस तरह से आपने सेग्रीगेट करके अपनी लैंग्वेज में उसको सेट करना है। उसके बाद में आपके SSB आएगा, मेडिकल आएगा, उसके बाद में IIR रैंकिंग आएगा, उसके बाद में आपने जो जैसे कि इन्होंने जो स्ट्रीम भरा है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी आपने भरा है वो मिलेगा। उसके बाद में आप जाकर के एक NDA के कैंडिडेट बनते हो। तो साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आज जिस शख्सियत के साथ में हम बैठे हुए हैं, मैं उनका थोड़ा सा आपको परिचय भी कराना चाहूँगा। ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और इन्होंने अपना बहुत ही लंबा समय एयरफोर्स को दिया है और इनका जो एक्सपीरियंस है इतना वास्ट है। इन्होंने 3-3, 4-4 SSB के अंदर भी अपनी पोस्टिंग टेन्योर वहाँ पर पूरा किया है और अभी सिलेक्शन सेंटरों में काम इन्होंने अपना सर्विस दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आदरणीय RB सिंह साहब इस समय हम चांग में बैठे हुए हैं और यहाँ पर घर पे ये अपनी तरफ से जो भी बच्चा SSB के लिए जाता है उनकी तैयारियां अपने लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, अपनी तरफ से पूरा श्रेय देते हैं बिना ही किसी पैसे के। कम से कम यहाँ पे सैकड़ों बच्चे आते हैं और उन्होंने इनके एक्सपीरियंस का बहुत ही अनुसरण किया है, उनकी गाइडलाइन ली है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपको लगता है किसी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसके जब भी वीडियो आपके पास पहुँचेगा उसके नीचे एक मोबाइल नंबर मिलेगा, आप उस मोबाइल नंबर के द्वारा अपनी कोई भी क्वारी जान सकते हैं। तो मैं साहब आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मेडिकल हो जाता है, AI रैंकिंग बन जाती है, उसके बाद में बच्चे कैसे क्या फील करते हैं जब आपके पास आते हैं? तो बच्चे क्या, ये तो सभी के लिए बहुत खुशी का मौका होता है, खुशी की बात होती है। NDA के अंदर, NDA की बिल्डिंग के अंदर ज्वाइन करना, खड़गवासला में जाना, वो अपने आप में एक ऐसा अचीवमेंट्स है कि जिसको जो है ना प्रेस्टिजियस, वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस प्लेस है, वहाँ पे ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग के बाद में जो वो सोने को पिघला के वो जो कुंदन बनाते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है ना आप मतलब पहले महसूस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नए बच्चों के साथ में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे
यदि आप कुछ सलाह आशीर्वाद के तौर पे कुछ बताना चाहेंगे। मैं इतना बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 11th क्लास में 12th में हैं, अपना एम हाई रखिए, अपने एम को छोटा मत रखिए। आप एक्सवाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, 12th क्लास है, सेम सब्जेक्ट्स है, वाई यू गो फॉर एक्सवाई ग्रुप, वाई डोंट यू गो फॉर एनडीए? यू फेल और पास, दैट्स डिफरेंट थिंग। दूसरा, अपने एम के लिए फोकस रहिए। तीसरा, यू नो अबाउट योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है तो आप किसी के बारे में पता नहीं कर सकते। फोर्थली, अपने ग्रुप्स के साथ रहिए, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आप गेम्स जरूर खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, आपके फैमिली के साथ में कोऑपरेटिव रहिए, इंटरेक्टिव रहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड्स की संगत में रहिए, एक रूटीन जरूर बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उसको जो है ना फॉलो कीजिए। लाइफ के किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको तभी लगेगा जब आप खुद का डिसीजन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो वो इनिशियली थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट वो श्योरली जो है ना कामयाब हो। एनडीए इज नॉट ए बिग थिंग, SSB is not a big thing. The only thing is that our mental setup should be that full stop. Yes, I can do it. अभी तक आप हर आदमी दुनिया में यूनिक है, हर आदमी की अपनी क्वालिटी है, हर बच्चे के पास अपनी क्वालिटी, अपनी स्ट्रेंथ है। उन्हीं चीज़ है, हमें पता है कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। मुझे पता है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर वीकनेस है तो इम्प्रूव करने के यूज़, मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं फर्दर बढ़ गया यूज़ इम्प्रूव करने के लिए करूँ। ये एक मेरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे मैं कोर्स किए थे, उसमें से DIPR कोर्स में आता है साइकोलॉजी का, तो SSB सिलेक्शंस के लिए रहता है। इसलिए नहीं है कि मुझे मैं सिलेक्शन बोर्ड में था तो मुझे सिलेक्शन का एक्सपीरियंस हो गया, बट आई आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस। इसी का थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो बच्चे या जो भी पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनका एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, उस नंबर को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आपको जो नीचे लिखा हुआ आप उस नंबर के द्वारा अपनी कोई भी क्वारी होती है एनडीए के प्रति, यदि आपको कुछ भी प्रोसेस कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर नोट कर लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं 9448107552। जी हाँ, 9448107552। ये एक मोबाइल नंबर है राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट का, जो हमेशा 24/7 आपकी सेवा में रहता है। यदि आपको लगता है कोई भी क्वारी रह जाती है, यदि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और एनडीए एक्सपर्ट हमारे आदरणीय एयरफोर्स से रिटायर्ड HFL RV सिंह साहब, जो कि एक वास्ट एक्सपीरियंस लिए हैं, तो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग भी करते हैं और पूरी हेल्प करेंगे। मैं साहब ने समय दिया और हमने इस पॉडकास्ट को शूट किया, उसके लिए मैं साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट हमेशा इस तरह से आप सभी को भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की वीडियो देती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में मैं नेत्रपाल भिवानी आपसे एक बार फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भवानी। मैं नेत्रपाल भिवानी।